नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 11 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में कुल 23 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 20वें शिफ्ट का पेपर आप देख रहे हैं। अगर आप 23 शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ अपर प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन और सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन यानी कि तर्क दिया गया है और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। चलिए पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि एक बच्चे के विकास की प्रगति उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। यानी कि ये विकल्प ये कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे एक समान गति से विकास करते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से यूनिक है। प्रत्येक बच्चे में विभिन्नता होती है विकास में। इस वजह से प्रत्येक बच्चा, अगर मान लीजिए कोई एक बालक है जिसकी हाइट ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि उसी उम्र का दूसरा बच्चा होगा तो उसकी भी हाइट उसी के बराबर होगी। ये बहुत सारे कारकों को पर निर्भर करती है, जैसे कि आनुवांशिक कारक और पर्यावरणीय कारक। ठीक है, तो केवल हम उम्र होने से विकास की गति एक समान नहीं होती है, वो विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है और इस वजह से प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो विकास की गति होती है वो भिन्न भिन्न होती है। इसी को हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, तो पहला विकल्प निगेटिव हो गया, उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, तर्क जो दिया गया है, कहा जा रहा है कि विकास का जो स्वरूप है और गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान होता है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। कैसे? सांस्कृतिक परिवेश करने का मतलब कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है और केरल की जो संस्कृति है, इसमें आपको अंतर दिखने को मिलेगा और इसकी वजह से बच्चों का जो विकास होता है वो भी अंतर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें भाषाई कौशल जो है, मतलब भाषा बोलने की एक तरीके से एक्सेंट जो है, जो भाषा बोलने का टोन जो है, वो सब कुछ परिवर्तन हो जाता है परिवेश से। इसके अलावा अगर भारत में कोई बच्चा जन्म ले रहा है और अगर नेपाल में जन्म ले रहा है तो देखेंगे आप रिस्पेक्टिवली उनकी हाइट कम होती है नेपाल वालों की। ये क्यों होता है? ये परिवेश की वजह से होता है, सांस्कृतिक परिवेश की वजह से होता है। यानी प्रत्येक परिवेश में बच्चे का विकास एक समान नहीं बल्कि अलग अलग होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो विकास की गति है वो प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग होगी। इसी को हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी विकल्प बिल्कुल गलत हो गया, यानी कि ए और आर दोनों गलत है। दिए गए ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत है, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना और छलांग मारना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो पहले कूदना और छलांग मारना सीखा जा रहा है, उसके बाद फुटबॉल खेलना सीखा जा रहा है। यानी कि जो समीप के अंग हैं पहले उस पर कंट्रोल बच्ची पा रही है और बाद में जो दूर के अंग है उस पर कंट्रोल पा रही है। तो ये कौन सा सिद्धांत होगा? ये समीप दूराभिमुखी, यानी कि विकल्प नंबर 2 देखिए, समीप दूराभिमुखी सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से निगेटिव सेंस में पूछा गया। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, सही है। हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। क्यों ये पॉजिटिव है? देखिए, मान लीजिए एक उत्तम किस्म का बीज है जिसमें आनुवंशिकता के कारण अच्छे पौधे के गुण हैं, लेकिन उस साल बारिश नहीं हुई। बारिश क्या थी? पर्यावरण था। यानी कि आनुवंशिकता अच्छे होने के बावजूद अगर बारिश नहीं हुई तो अच्छा फसल नहीं होगा। और मान लीजिए कि उस साल बहुत अच्छी बारिश हुई, यानी कि पर्यावरण प्रेजेंट है, लेकिन जो बीज है वो उत्तम किस्म का नहीं है, यानी कि आनुवंशिकता के अच्छे गुण नहीं है, तो भी उस साल अच्छा फसल नहीं होगा। यानी दोनों रिस्पॉन्सिबल है, दोनों की अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकास तय होता है। ठीक है, तो ये विकल्प पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कि विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। जैसे पता है, ये कंफर्म है कि बच्चा 9 महीने के बाद धीरे धीरे वो चलना सीखेगा। उसके बाद से 1 साल से लेकर के 1.5 साल के बीच में बच्चे में धीरे धीरे बोलने की जो गति होती है वो धीरे धीरे विकसित होती है। तो ये क्या है? ये पूर्वानुमान है, क्योंकि ये पहले से तय है कि हाँ इसी क्रम में बच्चों का विकास होगा। तो कुछ हद तक ये पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, यानी ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। चौथा देखिए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। सामान्य कहने का मतलब कि प्रत्येक बच्चा
14 साल की आयु में या फिर 12 साल की आयु में ये लगभग तय है कि बच्चे में ये गुण परिलक्षित होने लगेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष किसी बीमारी से जूझ रहा है जिसकी वजह से उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ, तो सामान्य तो ये था कि हाँ बच्चे का शारीरिक विकास इतने स्तर तक हो जाएगा 14 या फिर 12 वर्ष की आयु में। लेकिन विशिष्टता की वजह से, यानी उस पर्टिकुलर व्यक्ति, उस पर्टिकुलर बच्चे के किसी बीमारी के वजह से ग्रसित होने की वजह से अगर उसका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है या फिर किसी सांस्कृतिक परिवेश की वजह से, जैसे नेपाल में जो बच्चों की हाइट कम हो जाती है, तो वो विशेष परिस्थिति है। तो सामान्य तो ये है कि 14 साल के बच्चे की हाइट लगभग इतनी होनी चाहिए, लेकिन विशिष्टता ये है कि परिवेश की वजह से उसकी हाइट कम रह गई, तो यानी कि जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है। ये विकल्प निगेटिव है। सार्वभौमिक कहने का मतलब कि सभी बच्चे विकास कि एक ही गति से विकास करते हैं। तो क्या यह प्रैक्टिकली संभव है? नहीं संभव है। व्यक्तिगत विभिन्नता के हिसाब से विकास की दर तय होती है और सब में एक समान नहीं होती है, बल्कि सब में व्यक्तिगत अलग अलग होती है। इस वजह से ये निगेटिव सेंस में, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था, इस वजह से विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा एक रीजन दिया गया है और दोनों पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। बच्चे अपने संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। बच्चे किस प्रकार से संस्कृति में व्यवहार करेंगे या फिर किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, बच्चे भाषा अर्जन के माध्यम से सीखते हैं। पहले जब बच्चे का जन्म परिवार में होता है तो माता पिता के द्वारा बोली जा रही हूबहू भाषा का वो अनुकरण कर लेते हैं और समाज में अंतःक्रिया इंटरेक्शन करते करते समाज की संस्कृति के हिसाब से वह व्यवहार करना सीख जाते हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। देखिए, जब बच्चा परिवार में है या फिर अपने आस पड़ोस अपने परिवेश में है तो वह अनौपचारिक तरीके से भाषा को अर्जित किया था, लेकिन जब बच्चा विद्यालय में जाएगा तो वो औपचारिक तरीके से व्याकरण के नियमों के अंतर्गत व्यवहार करना सीखेगा, यानी इंटरेक्शन करना सीखेगा, भाषा को सीखेगा। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक कई साधनों पर निर्भर करता है समाजीकरण प्रक्रिया, इसलिए ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है और ये कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट है उसका सही तरीके से व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि जो दोस्त है, जो मीडिया है, वो अनौपचारिक साधन है और वहीं ऑप्शन नंबर ए में बात की गई थी, तो जो रीजन है वो सही व्याख्या करता है स्टेटमेंट की, यानी दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में इसकी बात की गई है, ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो सही व्याख्या करता है ए की, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को निम्न विकल्पों में से किस पर फोकस करना चाहिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जीन पियाजे का एक महत्वपूर्ण टर्म है। उन्होंने बच्चों का संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है उसको 4 अवस्थाओं में बांटा था, जिसमें से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो एज है वो 7 से लेकर के 11 वर्ष की एज की होती है। ठीक है, इस एज में किस गुणों का परिलक्षण होता है इसके बारे में उन्होंने बताया था कि बच्चे वस्तुओं को समूह में और उप समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं और संख्या बोध, क्षेत्र और मात्रा के संरक्षण की क्षमता को हासिल कर लेते हैं। बच्चे संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिवर्तिता, संचलन, परिवर्तन की अवधारणा को प्राप्त कर लेते हैं और 6 वर्ष की आयु में बच्चे संख्या, 7 वर्ष की आयु में द्रव्यमान और 9 वर्ष की आयु में वजन का संरक्षण, बच्चों में ये गुण परिलक्षित होने लगते हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टीज से संबंधित जिस भी विकल्प में बात किया जाएगा वही वाला विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बच्चे इस आयु एज में, इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो समूह और उप समूह में वर्गीकृत करने की कौशल है उसी को आप चारों विकल्पों में देखेंगे तो केवल वही दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में वस्तुओं और विचारों को जटिल और वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। जो बच्चों में गुण विकसित हो रहा है इस आयु एज में उसी को ज्यादा परिपक्व करने की कोशिश करनी चाहिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है फिर भी साइकिल शब्द सुन करके उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। यानी कि देखिए बच्चा मूर्त अवस्था में साइकिल को नहीं देख रहा है, लेकिन साइकिल शब्द बोलने के बाद उसके मन में इमेज बन जाता है कि हाँ साइकिल इस प्रकार से होगा। या फिर बच्चे
कुत्ता अगर भौंक रहा है तो कुत्ता वो प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देख रहा है, फिर भी वो समझ जाता है कि हाँ ये आवाज़ कुत्ते की है, यानी कि प्रतीकात्मक जो एक इमेज है, जो प्रतीक है, वो अपने मन में बना लेता है उसकी आवाज़ को सुन करके, या फिर साइकिल शब्द को सुन करके साइकिल का इमेज अपने मन में बना लेता है। यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जिसकी आयु 2 से 7 वर्ष होती है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? ध्यान से समझिएगा। बच्चा अपने प्रयास से यहां तक पहुंच जा रहा है, लेकिन टीचर की मदद करने के बाद से वह इस लक्ष्य तक पहुंच पा रहा है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, मतलब कि अपने प्रयास से, स्वयं के प्रयास से बच्चा जहां तक पहुंचा, और टीचर की हेल्प की वजह से, जो बाह्य हेल्प मिल रहा है, एक्सटर्नल हेल्प मिल रहा है, उसकी वजह से जिस लक्ष्य तक पहुंच पा रहा है, उसके बीच के क्षेत्र को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो यही प्रश्न में पूछा गया था कि देखिए अकेले बच्चा संघर्ष कर रहा था, लेकिन जब शिक्षिका ने मदद किया तो वह उस प्रश्न को सॉल्व करने में सफल हो गया। तो लेव वाइगोस्की ने इसे जेडपीडी का नाम दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? ध्यान से समझिएगा। लेव वाइगोस्की ये मानते थे कि बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना स्वयं करेंगे, अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से, अंतःक्रिया के माध्यम से। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया है, उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया। उद्दीपन मतलब कि कोई स्टिमुलस होगा और उसके अगेंस्ट में कोई रिस्पॉन्स होगा, इसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि बच्चा उद्दीपन यानी स्टिमुलस का वेट नहीं कर रहा है। अपने ज्ञान की रचना, अपनी उत्सुकता को मिटाने के लिए स्वयं सक्रिय होकर के अपने ज्ञान की रचना कर रहा है, अंतःक्रिया के माध्यम से, इंटरेक्शन करके या फिर अन्वेषण करके। ठीक है, तो वो स्टिमुलस का वेट नहीं करेगा। ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया। अभ्यास व दोहराव यानी ड्रिल की बात की जा रही है, तो ये हमेशा वर्ड निगेटिव होता है, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। दोहराव जो होता है मतलब एक ही चीज को रिपीट करना, मशीन की तरह कार्य करने की तरफ इशारा कर रहा है, इस वजह से ये निगेटिव होता है। दूसरा देखिए, ज्ञान प्राप्ति करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया। निष्क्रिय शब्द आपको दिख गया, अब आपको आगे विचार करना ही नहीं है, ये हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। वैसे भी देखिए, ज्ञान प्राप्ति जो है ऐसा पहले माना जाता था कि जो बच्चे होते हैं उनका जो मन होता है, जो विचार होता है, वो कोरा कागज है और शिक्षक उनको इंफॉर्मेशन दे करके उनका जो दिमाग है वो इंफॉर्मेशन से भरता है। तो बच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि ज्ञान का निर्माण करते हैं अन्वेषण के माध्यम से, अंतःक्रिया के माध्यम से। प्राप्त करने का मतलब यह है कि जो आपको इंफॉर्मेशन दिया गया हूबहू बच्चा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप बोल करके देखिएगा कि मोबाइल को पानी में मत डालना नहीं तो खराब हो जाएगा, वो विश्वास नहीं करेगा, वो खुद करके देखेगा। गलती से भी बच्चों के सामने ऐसा मत बोल दीजिएगा, नहीं तो वो मोबाइल को ले जाकर के वाकई में पानी में डाल करके देखेगा कि क्या इससे वाकई में फ़ोन खराब होता है अथवा नहीं। यानी कि वो जब तक खुद से करके नहीं देखेगा तब तक उसको बात को विश्वास ही नहीं करता है। यानी कि क्या है, अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए वो स्वयं सक्रिय है और स्वयं अन्वेषण खोज के माध्यम से वो अपने ज्ञान की रचना करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में इसी बात की चर्चा की गई है। देखिए, ज्ञान के निर्माण की सक्रियता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? ध्यान से समझिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास किस प्रकार से बच्चों में विकसित होता है, इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने 3 चरण बताए और प्रत्येक चरण में 2-2 उपचरण बताए थे। जिसमें से अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का कॉन्सेप्ट उन्होंने पारंपरिक चरण में बताया था। इसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि बच्चे समाज से स्वीकृति पाने के लिए दूसरे का अनुकरण करने लगते हैं। जैसे कि आपके हम उम्र, अगर आप ही के मोहल्ले में 2-3 बच्चे होंगे और आपसे किसी का ज़्यादा नंबर आ गया, तो आपके परिवार के सदस्य या फिर माता पिता आपको उदाहरण देते हैं कि देखो वो कितना अच्छा पढ़ाई करता है, वो तुमसे ज़्यादा नंबर लाया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि समाज से स्वीकृति पाने के लिए, कि समाज हमारी भी तारीफ करे, इस वजह से हम उसी के लड़के जो कि अच्छा नंबर पाया था उसके नक्शे कदम पर चलने लगते हैं, उसका अनुकरण करने लगते हैं। यानी कि जो अच्छा है उसी का अनुकरण करने लगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, पारंपरिक चरण में ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाला कॉन्सेप्ट आता है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रगतिशील शिक्षा में प्रगतिशील कक्षा की विशेषता हमसे पूछी जा रही है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, पाठ्यचर्या मानकीकृत होती है। मानकीकृत मतलब कि स्टैंडर्ड कहने की बात की जा रही है, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। कैसे? आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें
जो प्रत्येक बच्चा है एक दूसरे से भिन्न है, जैसे कि कोई शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा है, कोई अधिगम विकार से जूझ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, कोई बहुत सामान्य है, कोई बहुत कमज़ोर है। तो अगर एक पाठ्यचर्या मतलब एक ही तरीके से सबको पढ़ाया जाएगा तो प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि सभी बच्चे उसको अच्छे तरीके से अर्थपूर्ण अधिगम कर पाए। जैसे कि मान लीजिए अगर बच्चे को मौखिक तरीके से सूचना दी जा रही है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो जो बच्चा सुन नहीं सकता, जो श्रवण बाधित है, वो उस इन्फॉर्मेशन को नहीं प्राप्त कर पाएगा। या फिर मान लीजिए कोई विजुअल क्लिप्स दिखाया जा रहा है, तो जो दृष्टि बाधित है वो उसको नहीं देख पाएगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता अलग है, इस वजह से पाठ्यचर्या मानकीकृत ना होकर के सभी बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से तय की जानी चाहिए उसकी आवश्यकता के अनुसार। यह विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बैठने की व्यवस्था पूरी तरीके से तय होती है। देखिए पूरी तरीके से तय होना कि नहीं लड़के एक ही तरफ बैठेंगे और लड़कियां एक ही तरफ बैठेंगी, तो जो समाज में रूढ़िवादी विचार बना हुआ है उससे लड़ने में सक्षमता नहीं मिलेगी और उसका विरोध नहीं होगा। इसलिए कभी भी बैठने की व्यवस्था पूर्व से तय नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कोई सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक है और आप उसको बिल्कुल पीछे कोने में बैठा रहे हैं, या फिर सामाजिक रूप से कोई पिछड़ा हुआ बालक है उसको बिल्कुल कोने में बैठा रहे हैं, तो उसके मन में क्या होगा, हीन भावना आ जाएगी कि मुझे बिल्कुल कोने में बैठाया जा रहा है इस प्रकार से। तो अगर व्यवस्था रिजिड नहीं होगी, मतलब बहुत ज़्यादा दृढ़ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होगी, तो इससे बच्चे अपने आप को उस परिवेश का हिस्सा समझेंगे जो कि उसको कंफर्टेबल फील कराएगा अच्छा तरीके से, अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में। तो ये कहना कि बैठने की व्यवस्था पूरी तरीके से तय होती है, ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत हैं, एकमात्र, केवल, यही, एक ही, ये जितने भी वर्ड होते हैं ये बिल्कुल निगेटिव होते हैं। यानी इस विकल्प कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे केवल पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही सीख सकते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि आज हम लोग विद्यालय को बच्चे के बाहरी जीवन से जोड़ने की बात कर रहे हैं, यानी कि अनौपचारिक तरीके से बच्चों को सिखाने की बात कर रहे हैं। तो केवल पुस्तक तक बच्चों को किताबी कीड़ा थोड़ी बनाना है। तो एकमात्र, केवल, ये सभी वर्ड जहां भी होते हैं वो विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। देखिए, लेव वाइगोस्की संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे, लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे। लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था। यानी उन्होंने बताया कि बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सामाजिक तौर पर ही सीखते हैं, अपने ज्ञान की रचना करते हैं। यही प्रगतिशील कक्षा की विशेषता कही जा सकती है। चारों विकल्पों में से यही पॉजिटिव है, इसलिए विकल्प नंबर 1 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर। स्मरण कौशल यानी कि रटने से संबंधित ये है, तो याद करना, रटना, ये सभी वर्ड्स निगेटिव हैं, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सक्रिय निर्माता, ज्ञान के निर्माता के तौर पर शिक्षार्थियों को देखती है, जो कि अपने ज्ञान की रचना करने के लिए सक्रिय रूप से भागीदारी दिखाते हैं। तो स्मरण करना ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प दिया गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर। मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, मानकीकृत करने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि हम लोग आज समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें सभी प्रकार के बालक हैं, चाहे अधिगम विकार से जूझ रहे हो, चाहे शारीरिक विकार से क्यों ना जूझ रहे हो, सभी को एक साथ लेकर के चलने की बात होती है। तो मान लीजिए एक ही पाठ्यचर्या के माध्यम से सभी बालकों को पढ़ाया जा रहा है। तो मान लीजिए मौखिक तरीके से कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो जो श्रवण बाधित है उसको नहीं समझ पाएगा, या फिर कोई दृश्य दिखा रहा है तो जो दृष्टि बाधित है वो उसको नहीं समझ पाएगा। यानी कि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अलग अलग है, और उसकी आवश्यकता के अनुसार जो पाठ्यचर्या है वो लचीला होना चाहिए, ना कि मानकीकरण होना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास के संबंधित पहलू। केवल वर्ड आ गया, अब आपको आगे विचार करना ही नहीं है। ये विकल्प हमेशा ही निगेटिव होता है, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। वैसे भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आप बीएड बीटीसी किए होंगे, तो उसमें बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और कई सारे आप लोग पहलुओं को पढ़े होंगे। यानी कि सभी एस्पेक्ट्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, ताकि आप बच्चों में किस प्रकार से विकास होता है उसकी गति को समझ पाएं, उसकी प्रकृति को समझ पाएं और उसी के हिसाब से शिक्षण प्रक्रिया करें। और ये विकल्प केवल संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा था, जो कि संकुचित था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो लचीला और बहुस्तरीय गति पर आधारित अधिगम को बढ़ावा देती है। लचीला मतलब कि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक बच्चे के लिए जो पाठ्यचर्या होगी वो लचीली होगी, अलग अलग हो सकती है। तो ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और यही हमारा सटीक उत्तर होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये वृद्धि नहीं बल्कि बुद्धि होना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा गलत टाइपिंग किया गया था, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है। अंतर्वैयक्तिक जिसे हम लोग अंग्रेजी में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इंटरपर्सनल यानी कि दो लोगों के बीच में, यानी अदर्स, दूसरे लोगों के बारे में समझने की कौशल होता है किसी व्यक्ति विशेष में, ठीक है, मतलब कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को समझने की क्षमता रखते हैं तो ये आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगा। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि आप खुद के अंदर झांक करके खुद को पहचानने की बात करें तो वो अंतःवैयक्तिक होता है, जिसे अंग्रेजी में इंट्रापर्सनल बोलते हैं। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है और इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब खुद के अंदर झांकने की और खुद को पहचानने की बात आएगी तो वो अंतःवैयक्तिक होगा यानी कि इंट्रापर्सनल, और जब दूसरे की बात होगी तो उसे अंतर्वैयक्तिक बोलते हैं यानी इंटरपर्सनल। यानी कि यहाँ पर इंटरपर्सनल दूसरे की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, दूसरों के विचारों और इच्छाओं को समझने की क्षमता, विकल्प नंबर 3 पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? तो देखिए यहाँ पर दूसरा विकल्प दिया गया है परिकल्पना, तो इसका हाइपोथेसिस, उन्होंने इस प्रकार का कोई भी टर्म नहीं दिया था। स्कीमा की बात की गई थी। स्कीमा जो होता है वो जीन पियाजे का महत्वपूर्ण टर्म है। इनाम और सजा, तो ये एक तरीके से रचनावाद के समर्थक जो थे लेव वाइगोत्स्की, वो इनाम और एक तरीके से मोटिवेशन में उतना विश्वास नहीं रखते थे। ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे जो एप्रोप्रिएट होगा वो भाषा होगा। कैसे? लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि भाषा का विकास पहले होता है, उसके बाद विचार जन्म लेता है। कैसे? इसको समझिए। जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो बोल नहीं सकता है, जब उसे भूख लगती है तो वो रोता है। बच्चा जब रो रहा है तो उसके रोने की आवाज़ को सुन करके, भले ही बच्चे में भाषा अभी विकसित नहीं हुई है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन उस समय उसका रोना ही उसका भाषा है, क्योंकि वह उसी के माध्यम से कम्युनिकेट कर पाता है अपनी मम्मी से या फिर अपने परिवार के सदस्यों से। तो जब बच्चा रो रहा है, बिल्कुल मान लीजिए 6 महीने का रो रहा है, तो उसकी माँ उसके रोने को सुन करके समझ पाएगी कि हाँ, हो सकता है बच्चे को भूख लगी होगी, इस वजह से बच्चा रो रहा है। यानी रोना क्या हो गया? उस समय उसकी आयु के हिसाब से वो उसकी भाषा हो गई, और भाषा के बाद उसके माता के मन में ये विचार जन्म लिया कि बच्चे को भूख लगी होगी, इसलिए बच्चा रो रहा है। तो संरचनावाद में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा को उन्होंने माना है। विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? यानी कि बच्चा किस गति से सीखा है या सीख रहा है, इसका आकलन किस तरीके से किया जा सकता है? पहला दिया गया कक्षा में की गई अंतःक्रिया। जाहिर सी बात है, जब एज ए टीचर आप बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो बच्चे कॉन्सेप्ट को कितना सीखे हैं वो एक्सप्लोर कर पाएंगे, और उसके इंटरेक्शन के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है अथवा नहीं। यानी इसके माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है। ये पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए, प्रोजेक्ट कहा गया यानी परियोजना। अब मान लीजिए किसी टॉपिक पर बच्चों को कहा गया कि आप एक रिपोर्ट तैयार करिए, और वो क्या करेंगे कि दूसरे लोगों से इसके बारे में प्रश्न पूछेंगे और उनके द्वारा जो जवाब दिया जाएगा उसे वो नोट डाउन करेंगे, यानी अभिलेख तैयार करेंगे, जिसे हम लोग प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में परियोजना कहा गया है। तो इसके भी माध्यम से बच्चों की समझ का, सीखने का आकलन किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल पॉजिटिव होगा। तीसरा देखिए, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? तो ये एक अभिलेख होता है। साल भर एक सत्र के दौरान बच्चे ने जो भी शैक्षणिक गतिविधि की है उसमें उसका परफॉर्मेंस कैसा था, उसका एक अभिलेख होता है पोर्टफोलियो। तो इसके भी माध्यम से बच्चों के सीखने का आकलन किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल पॉजिटिव होगा। चौथा देखिए, आत्म आकलन की बात की जा रही है। तो बच्चे कितना सीख पा रहे हैं या सीख रहे हैं, उसका छात्र स्वयं आकलन कर सकते हैं। कि मान लीजिए किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चा खुद से आकलन कर पाएगा कि ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया है अथवा नहीं आया है, और उसके हिसाब से वह आगे क्रॉस क्वेश्चन पूछता है टीचर्स के माध्यम से, क्योंकि उसके जब अगर डाउट रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो खुद से आकलन किया होगा कि हाँ मुझे ये डाउट है। यानी वो खुद का आकलन, आत्म आकलन करने के बाद ही वो क्लियर हुआ होगा कि ये क्लियर मुझे समझ में आया है अथवा नहीं आया है। अगर समझ नहीं आया तो वो डाउट पूछेगा, क्वेश्चंस पूछेगा, और अगर समझ में आ गया तो सब कुछ ओके है। ठीक है, तो ये आत्म आकलन के माध्यम से भी कहा जा सकता है कि बच्चे का आकलन सीखने के संदर्भ में किया जा सकता है। यानी कि चारों विकल्प इसके पॉजिटिव हैं। अब चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए, विकल्प नंबर 3 में चारों ऑप्शन की बात की गई है, 1 2 3 4, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी। रटना, याद करना, ये सभी वर्ड निगेटिव होते हैं, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा अगर किसी भी विकल्प में ये वाला रटना याद करना शब्द दिख जाए तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थी के सीखने में कमियां और अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्टि यानी पहचान की जा सके। बच्चों की कहाँ पर कमियां हैं, बच्चों को सीखने में कहाँ पर दिक्कत आता है, ये जानना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, ना कि उसको पास फेल या फिर असफल घोषित करना। ये बहुत ज़्यादा निगेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा असफल हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीख पा रहा है, तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, क्योंकि बच्चा तो बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है नए जानकारियों को सीखने के संदर्भ में। अगर बच्चा असफल हो रहा है तो ये एज ए टीचर आपकी असफलता है कि आप बच्चे को सही से नहीं समझा पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो असफल हो रहा है या फिर उसमें कमियां रह गई हैं सीखने में। तो ये विकल्प निगेटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, ये विकल्प भी निगेटिव है। देखिए, कंपटीशन जरूरी है, लेकिन हमेशा कक्षा में कंपटीशन, एक दूसरे से कंपटीशन, वो निगेटिव सेंस में होता है। देखिए, कंपटीशन बच्चे का खुद से होना चाहिए कि कल बच्चे ने कितना कॉन्सेप्ट सीखा था, या फिर एक हफ्ते पहले बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसा था और आज उसका प्रोग्रेस किस हिसाब से हो रहा है। यानी कि बच्चे का खुद से आकलन होना चाहिए। प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक है, और अगर आप किसी एक बच्चे का दूसरे से प्रदर्शन पर आधारित आप उसका एक तरीके से कंपैरिजन करेंगे तो बच्चे में हीन भावना का शिकार हो जाएगा बच्चा। क्योंकि अगर मान लीजिए एक समावेशी कक्षा में बहुत प्रतिभाशाली बालक है तो जाहिर सी बात है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। अब उसकी तुलना जब आप बहुत कमजोर बालक से करेंगे तो जाहिर सी बात है वो उससे कंपीट तो कर पाएगा नहीं। लेकिन अगर आप उसका प्रदर्शन का कंपैरिजन करेंगे तो बच्चे में हीन भावना जरूर आ जाएगी कि एक तो मैं अच्छे से सीख नहीं पा रहा हूँ और ऊपर से पूरी कक्षा में मेरी बेइज्जती की जा रही है टॉपर से मेरी कंपैरिजन कर करके। तो यहां पर कभी भी प्रदर्शन का तुलना नहीं होना चाहिए एक छात्र का दूसरे छात्र से। ठीक है, यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, विद्यार्थी को कक्षा में कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। अब मूल्यांकन क्यों किया जा रहा है? मूल्यांकन इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चे कहां पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सीखने के दौरान, उस प्रॉब्लम को पहचान करके बच्चों को सहायता करना ताकि वो बेहतर तरीके से सीख पाए, अर्थपूर्ण तरीके से सीख पाए। अब ये औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। तो यही पहले विकल्प में कहा जा रहा है कि विद्यार्थी को कक्षा में यानी कि औपचारिक तरीके से, और कक्षा के बाहर यानी कि अनौपचारिक तरीके से सहायता दी जा सकती है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? समावेशन में बाधक कौन सी है वो हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले समावेशन को समझ लेते हैं। तो चाहे बालक किसी भी अक्षमता से क्यों ना जूझ रहा हो, बहुत प्रतिभाशाली क्यों ना हो, या फिर शारीरिक अक्षमता से क्यों ना जूझ रहा हो, सभी बालकों को एक साथ एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में एक साथ पढ़ाने की बात करता है समावेशन। यानी कि सभी बच्चों को एक समान रूप से देखना, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, कितना भी कमजोर क्यों ना हो। ठीक है, इसे हम लोग समावेशन बोलते हैं, यानी सबको साथ लेकर के चलने की बात होती है समावेशन में। अब अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करें यानी कि एक दूसरे से भेदभाव करें, अलगाव की बात करें, तो वो वाला विकल्प निगेटिव होगा। और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया है यानी कि निगेटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत लक्ष्य कहने का मतलब कि देखिए, प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक है, प्रत्येक बच्चे की अपनी आवश्यकता है। जो दृष्टिबाधित बालक है उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता होगी, जो श्रवण बाधित है उसके लिए साइन लैंग्वेज की आवश्यकता होगी, या फिर विजुअल क्लिप्स की आवश्यकता होगी। जो डिस्कैलकुलिया से जूझ रहा हुआ है यानी गणितीय संक्रियाओं में अक्षमता, तो उसके लिए अलग तरीके से अलग पाठ्यचर्या के माध्यम से उसको पढ़ाने की आवश्यकता होगी। जो डिसलेक्सिया से जूझ रहा होगा उसको अलग पाठ्यचर्या, यानी सबके व्यक्तिगत लक्ष्य अलग अलग है और उन व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने का जो समर्थन दिया जाना है वो समावेशन है। यानी कि सबको साथ लेकर के चलने की बात की जा रही है, सबकी आवश्यकताओं पर फोकस करने की बात की जा रही है, सबकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण देने की बात की जा रही है। तो यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था इस वजह से यह हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षण शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। अब सभी की भागीदारी की जा रही है यानी सबको साथ लेकर के चलने की बात की जा रही है, इस वजह से यह विकल्प पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के परस्पर सम्मान पर आधारित है। अब एक दूसरे की कमियों का अगर हम लोग सम्मान कर रहे हैं यानी कि ये समावेशन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि सबको एज ए टीचर आप सबको सम्मान दे रहे हैं, चाहे उसमें कोई भी कमी हो, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, यानी कि ये समावेशी कक्षा का कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सामग्री को केवल
कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि सभी छात्रों की जरूरतें अलग अलग हैं। कोई बहुत तेजी से सीख रहा है तो उसके लिए आवश्यक यह है कि आप उसके हिसाब से, उसके मानसिक स्तर के हिसाब से उसको आगे प्रोग्रेस कराएं। और जो बहुत धीरे सीख रहा है, आप ऐसा थोड़ी है कि उसको छोड़ देंगे, उसको भी उसके मानसिक स्तर के हिसाब से आप उसको डिजाइन करेंगे अपनी पाठ्यचर्या, ताकि बच्चा वो भी सीख पाए। ठीक है, तो यहां पर कहना कि केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करना, यह समावेशन का विरोध है। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं, जहां भी आपको केवल एकमात्र एक ही ये सभी शब्द दिखते हैं, वो विकल्प को निगेटिव कर देते हैं। और चूंकि हमसे प्रश्न निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था, इस वजह से विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? हाशिए के समूह यानी कि जो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको कक्षा में शामिल करने में कौन सा बाधा उत्पन्न करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। शैक्षिक संस्थानों तक पहुंच, जाहिर सी बात है जब बच्चे की पहुंच विद्यालय तक है तो वो चीज़ों को बारे में सीख पाएंगे, यानी कि ये बाधा नहीं बल्कि उनकी हेल्प करेगा। दूसरा देखिए, अधिकारों में समता, सबको एक समान अधिकार देने की बात की जा रही है, तो ये भी उसका सपोर्ट है, ना कि बाधा है। भाग लेने का अवसर, यानी सबको अवसर मिल रहा है, यानी ये भी उसका सपोर्ट है, ना कि बाधा है। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, सामाजिक वर्तिकाग्र, तो वर्तिकाग्र को अंग्रेजी में स्टिग्मा बोलते हैं, और इसको और अच्छे भाषा में मैं बोलूं तो इसे आप कह सकते हैं लांछन या फिर कलंक। वर्तिकाग्र का मतलब कलंक या फिर लांछन। तो जब भी सामाजिक रूप से कोई लांछित होता है या फिर कलंकित होता है, तो वह सीखने में बाधा उसके उत्पन्न होती है। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि बाधा उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? लिखने की क्षमता यानी कि डिस्ग्राफिया की बात की जा रही है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 डिस्ग्राफिया इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? बाधा यानी कि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया है। और श्रवण विद्यार्थी क्या होते हैं? तो ऐसे शिक्षार्थी जो सुन सकते हैं, यानी कि इसमें अलग क्या बीमारी है ये तो नहीं बताया गया, लेकिन कम से कम ये सुन सकते हैं। ठीक है, तो सुन सकने वाले जो भी विकल्प होगा वो पॉजिटिव होगा। और सुनने के अलावा कोई भी ऐसा विकल्प जो कि बच्चे को किसी अन्य माध्यम से आकलन या फिर परीक्षा देने की बात कर रहा होगा, वो निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बच्चा सुन सकता है लेकिन देख नहीं सकता, तो उस हिसाब से हमको एप्रोप्रिएट आंसर को छांटना होगा। चलिए, दिया गया है कि दत्त कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दें। अब मौखिक तौर पे बोलने से बच्चा सुन सकता है, तो ये उसमें उसको हेल्प करेगा क्योंकि बच्चा सुनने योग्य है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे बाधा पूछा गया था, निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा विकल्प देखिए, बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दत्त कार्यों को के निर्देश रखें। अब टेप रिकॉर्डर के माध्यम से बच्चे सुन सकते हैं। ठीक है, और ये बच्चा जो है वो श्रवण विद्यार्थी है, यानी कि सुनने योग्य है, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव होगा। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं है क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। पहला देखिए, विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सोचने दें। तो जाहिर सी बात है बच्चा श्रवण सुन सकता है तो खुद से बात भी कर पाएगा, मतलब अगर वो सुन नहीं भी पाता तो भी खुद से बात कर लेता, यानी ये विकल्प का कोई खास मतलब नहीं है इस प्रश्न के सापेक्ष। इस वजह से ये निगेटिव हो गया, क्योंकि मतलब कि इससे कोई खास लेना देना नहीं है, इससे कोरिलेट करने वाला विकल्प नहीं है, इस वजह से ये गलत होगा। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव इसमें कोई भी विकल्प नहीं कहा जा सकता, ये इससे कोरिलेट कर ही नहीं रहा है, बिल्कुल ही अलग है, इस वजह से ये विकल्प गलत हुआ। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दे। तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? अब बच्चा सुन सकता है लेकिन हो सकता है कि बच्चा देख ना पा रहा हो, तो जब देख नहीं सकता है तो लिखित परीक्षा कैसे दे लेगा? तो ये निगेटिव हो गया। और यहां कहा जा रहा है कि मौखिक परीक्षा के बजाय, अब बच्चा सुनने में सक्षम था तो उसके लिए एप्रोप्रिएट ये होता है कि बच्चे को मौखिक तरीके से परीक्षा ली जाए, तो उसको हटा करके लिखित परीक्षा देने की बात की जा रही है, जो कि हो सकता है बच्चा श्रवण दृष्टिबाधित हो तो वो उसको लिखित परीक्षा में वो कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव सेंस में ही है और हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। इस वजह से विकल्प नंबर 2 यहां पर एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया कि धीमी समझ, जब बच्चा धीमे से समझेगा, धीरे धीरे समझेगा, तो वो प्रतिभावान कहाँ हुआ? तो ये विकल्प गलत हो गया। जिज्ञासा की कमी, जाहिर सी बात है जब बच्चे प्रतिभावान हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी नई नई चीज़ों को जानने के संदर्भ में, तभी तो वो इंटरनली मोटिवेटेड है सीखने के संदर्भ में, और जब वो सीख रहा है तभी तो प्रतिभावान बना, यानी कि जिज्ञासा की अधिकता होती है ना कि कमी होती है। चौथा विकल्प देखिए, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति, जब बिल्कुल आसान बच्चा काम करेगा तो अपने आप को और एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, यानी वो प्रतिभावान नहीं होता। लेकिन
वो प्रतिभावान है, इस वजह से आसान कार्य को नहीं बल्कि कठिन कार्यों को वो चुन रहा होगा। जाहिर सी बात है, तो ये विरोधाभास है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सोच में सटीकता की आवश्यकता। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। यही विशेषता है प्रतिभावान विद्यार्थियों की। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, यानी कि कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि नहीं अपनाना चाहिए बोध कौशल को सुसाध्य यानी विकसित करने के संदर्भ में। सबसे पहले बात करेंगे बोध कौशल होता क्या है, यानी बच्चों में संज्ञानात्मक समझ, बच्चों में बौद्धिक कौशल के विकास के संदर्भ में हमसे पूछा जा रहा है। चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है सारांशीकरण। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। सारांशीकरण का कहने का मतलब कि मान लीजिए बच्चे को आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अब बच्चे को समझ में आया या नहीं ये आप कैसे जानेंगे। जाहिर सी बात है, बच्चे से जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो जो कुछ भी आपने बताया हूबहू लाइन बाई लाइन वर्ड बाई वर्ड तो बताएगा नहीं, उसका थीम बता सकता है, उसका सारांश बता सकता है कि हाँ आपने ये कॉन्सेप्ट बताया और इसका थीम है पूरा एक तरीके से, यानी कि मोटा मोटी एक तरीके से रूपरेखा बताया जा सकता है। तो ये सारांशीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोध कौशल यानी बच्चों के समझाने में हेल्प करता है, फीडबैक लेने में। ठीक है, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए रूपरेखीकरण। रूपरेखीकरण यानी कि आउटलाइनिंग की बात की जा रही है। अब बच्चे को आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया और बच्चा आउटलाइन तैयार कर पा रहा है उस कॉन्सेप्ट के बारे में, मोटा मोटी एक तरीके से ड्राफ्टिंग कर पा रहा है कि हाँ ये चीज़ें सर ने मुझे बताई है, ये चीज़ें इस प्रकार से होती हैं, यही आउटलाइनिंग है। और ये विकल्प अगर छात्र कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसके बौद्धिक कौशल में विकसित करेगा, एक तरीके से सुसाध्य करेगा। तो ये भी पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। संकल्पना मानचित्र यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात की जा रही है। मान लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाया गया और किसी दूसरी परिस्थिति में उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है, तो पहले वाली सीखी हुई परिस्थिति में जो कॉन्सेप्ट बच्चे ने सीख लिया, दूसरी परिस्थिति में उसका यूज करना ही कॉन्सेप्ट मैपिंग होता है। तो ये भी बच्चे के बौद्धिक कौशल को सुधार करने में मदद करता है। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें संदर्भहीनता, तो ये निगेटिव सेंस में। संदर्भहीनता का मतलब क्या हुआ कि किसी कॉन्टेक्स्ट से अलग जाकर के, परे जाकर के, मान लीजिए बच्चे को आपको आम के बारे में पढ़ाना है तो आम से संदर्भ लेकर ही तो पढ़ाएंगे, और ये विकल्प कह रहा है कि उससे संदर्भहीन करके, तो ये उसको सुसाध्य करने में बाधा उत्पन्न करेगा और इसलिए इससे बचना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप एनसीएफ 2005 में बोला जाता है कि बच्चों के परिवेश से जोड़ करके बताइए, यानी कि उसके कॉन्टेक्स्ट को लेकर के बताइए, उसके संदर्भ में बताइए। और ये विकल्प उसका उल्टा कह रहा है कि संदर्भहीनता होनी चाहिए, तो ये निगेटिव है और इसी से हमें बचना चाहिए। विकल्प नंबर 2 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। यानी बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाना है, सिखाने के लिए कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि सिखाने में उसकी मदद करेगा, उसके सेंस में हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध से बचें, तो ये निगेटिव सेंस में, और प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, पॉजिटिव सेंस में पूछा जा रहा है। तो जो पुरानी जानकारी है उस पर आधारित होकर के नई जानकारी को दिया जाता है, यानी बच्चे से पहले प्रस्तावना प्रश्न पूछा जाता है उसके पूर्व ज्ञान को जानने के लिए, और उसके अनुभव को आधार बनाते हुए नई जानकारी दी जाती है, यानी दोनों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। और ये विकल्प बचने की बात कर रहा था, तो ये निगेटिव हो गया, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि हमसे पॉजिटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारी को मिश्रित कर दें। यानी कि मान लीजिए कोई एक कॉन्सेप्ट बच्चे को बता रहे हैं जो कि उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उससे बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं कर रही हैं, बिल्कुल भी उससे संबंधित नहीं है, तो आप दोनों चीज़ों को मर्ज कर रहे हैं, तो इससे बच्चा और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा। तो ये निगेटिव सेंस में, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि जो चीज़ें जितना जरूरी है उतना ही बच्चे को बताना है, पर्टिकुलर किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते समय। ठीक है, तो ये विकल्प कह रहा था कि गैर आवश्यक चीज़ों को भी मर्ज कर दिया जाए, उसी में घालमेल हो जाएगा, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा। तो ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप में प्रस्तुत करें। मूर्त तो ठीक था, लेकिन जटिल रूप यानी कि बच्चे के लिए सरल से जटिल की ओर जाना चाहिए, और ये जानबूझ करके कठिन तरीके से रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा है, इस वजह से ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें।
मैंने कई प्रश्नों में आपको कहा है कि जहां पर परिभाषा आपको दिख जाए वो निगेटिव होता है, लेकिन सीबीएसई के पेपर के पैटर्न की यही खूबी है कि एक ही वर्ड एक जगह निगेटिव और दूसरी जगह पॉजिटिव हो जाता है। इसे ही क्रिटिकल थिंकिंग बोला जाता है। अब यहां पर देखिए, तीनों जो विकल्प मैंने पहले काट दिया है वो सबसे ज़्यादा निगेटिव थे और उसके कंपेरिजन में विकल्प नंबर 2 कम निगेटिव है। तो हमें रिस्पेक्टिवली देखना होता है कि कौन ज़्यादा पॉजिटिव है और कौन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है। तो उस सेंस में तीनों से ज़्यादा पॉजिटिव अगर सेंस देखेंगे तो दूसरे का ही केवल आ रहा है। इस वजह से विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि नियमों को समझाने और अवधारणा की विशेषता को बताने के लिए परिभाषा की बात की जा रही है। तो यहां पर इंडिविजुअली केवल परिभाषा नहीं आया हुआ है, नियमों को समझाने की भी बात की जा रही है और विशेषता पर भी चर्चा करने की बात की जा रही है। इस वजह से अब यहां पर परिभाषा जो शब्द है वो पॉजिटिव सेंस में हो गया और इस वजह से पूरा विकल्प ही यहां पर पॉजिटिव हो गया। विकल्प नंबर 2 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन यानी कि शैक्षणिक प्रोग्रेस की बात की जा रही है में विद्यार्थियों की सफलता, यहां पर मिसप्रिंट है, ये सफलता नहीं बल्कि असफलता होनी चाहिए। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड ने बहुत सारी इस प्रकार के मिसप्रिंट और गलत टाइपिंग की वजह से अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि अकादमिक प्रदर्शन में असफलता के लिए कौन सा जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, असफलता के लिए कौन सा जिम्मेदार नहीं है। पहला दिया गया है बोरियत। जब बच्चे बोर होंगे तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो उनमें इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से उनका अधिगम अर्थपूर्ण नहीं होगा। इस यानी कि बोरियत की वजह से बच्चे असफल हो जाएंगे। तो ये कहना कि बोरियत की वजह से बच्चे असफल हो रहे हैं यानी कि ये जिम्मेदार है। और प्रश्न हमसे पूछा गया था कि जिम्मेदार कौन सा नहीं है, तो ये तो जिम्मेदार है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तनाव की बात करें तो जब बच्चा टेंशन में रहता है तो उसका पूरा फोकस उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर होता है या फिर उस पर्टिकुलर घटना पर होता है जिसकी वजह से उसको टेंशन हो रहा है, तो उसका जो ध्यान है वो अधिगम से हट जाता है, जिसकी वजह से वो असफल हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी असफलता आती है, इसलिए ये भी असफलता के लिए जिम्मेदार है, हमारा उत्तर नहीं होगा। बात करें भय की, तो जब बच्चा डर के कंडीशन में रहेगा तो जाहिर सी बात है उसका मन फोकस पूरे तरीके से ध्यान पढ़ाई पर नहीं है, अधिगम पर नहीं है, तो ये भी असफलता के लिए जिम्मेदार होगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। लेकिन अगर बात करें जिज्ञासा, तो बच्चा जब जिज्ञासु होता है, क्यूरियोसिटी उसके अंतर्गत है, उसके अंदर है, तो वह किसी भी नए चीज़ को सीखने में रुचि लेता है। रुचि की वजह से उसमें इंटरनल मोटिवेशन आएगा, जिसकी वजह से जो उसका पूरा फोकस है वो सीखने पर है और इस वजह से उसका जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण होगा। तो ये असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। और चूंकि हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो जिज्ञासा असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। विकल्प नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं, उस उदाहरण को कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है कि एक कॉन्सेप्ट टीचर पढ़ा रहा है, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के दौरान एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जो कि उस संप्रत्यय से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता को बता रहा है उस उदाहरण के माध्यम से। तो ये ऐसे उदाहरण को क्या कहा जाएगा, हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया है, एक भ्रांति यानी कि मिसकॉन्सेप्शन की बात की जा रही है, तो ये उदाहरण है और वो भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, तो ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक गैर उदाहरण, गैर मतलब कि जो कि उस टॉपिक से ना जुड़ा हुआ हो, जबकि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, तो गैर तो उदाहरण होगा नहीं, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। चौथा देखिए, एक अपवाद, तो प्रश्न में ही एप्रोप्रिएट की बात की गई थी, तो ये अपवाद भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, एक आद्य रूप, जिसे अंग्रेजी में प्रोटोटाइप कहा जाता है, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस विकास को सुगम बना रहा है। तो संज्ञानात्मक क्षमता पर फोकस किया जा रहा है और क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जा रही है, तो इससे बच्चे में संज्ञानात्मक जो विकास है उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है, यानी कि जो विकल्प संज्ञान से जुड़ा होगा वही वाला विकल्प हमारा उत्तर सही होगा। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी संज्ञान की बात नहीं की गई है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं, तीसरे विकल्प की बात करेंगे। तो तीसरा विकल्प आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अधिसंज्ञान की बात की गई है, जिसे अंग्रेजी में मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। तो यही एकमात्र पॉजिटिव सेंस में है और यही हमारा सटीक जवाब होगा। रट कर याद करना पहले से ही मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पर भी रटने याद करने की बात आएगी वो हमेशा निगेटिव होगा। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना करते हैं, ना कि रट करके, तो ये निगेटिव हो गया। अधिसंज्ञान इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है।
चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात की जा रही है। तो ये निगेटिव सेंस में है, क्योंकि उत्तेजना यानी कि स्टिमुलस का इंतजार नहीं किया जाएगा बच्चे को अधिगम करने के लिए। बच्चा अगर जिज्ञासु है तो उसकी वजह से इंटरनल मोटिवेशन उसमें खुद होगा, रुचि की वजह से, जिसकी वजह से वो खुद सीखने के लिए तत्पर होगा, किसी उत्तेजना का इंतजार नहीं करेगा। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सामग्री को रट कर याद करना, जहां भी रटना याद करना होता है वो हमेशा निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, बेधन और बार बार अभ्यास, अब मशीन की तरह अभ्यास किया जा रहा है, मतलब कि बिल्कुल आप लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि कुएं से पानी निकालते समय रस्सी से घिसते घिसते कुएं का जो कोरा था पत्थर का, उस पर भी चिन्ह बन गया था, वो भी गड्ढा हो गया था। तो मनुष्य का दिमाग गड्ढा करने के लिए थोड़ी है कि बार बार एक ही चीज घिस घिस कर उसमें गड्ढा कर दिया जाए। बच्चे को सीखना है सक्रिय भागीदारी कर करके, सक्रिय रूप से जुड़ाव होकर के। तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, इसका बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि बातचीत जो है वो लेव वाइगोत्स्की के अंतःक्रिया सिद्धांत से प्रेरित है, जो कि संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे। और सक्रियता की बात की जा रही है, जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से खुद पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें उनकी रुचि होती है और वो काम को और उस कार्य को अच्छे तरीके से करते हैं, और जिसकी वजह से उनका जो अधिगम होता है वो अर्थपूर्ण होता है। विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी समस्या का हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। चलिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एज ए टीचर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो क्या मदद कर सकते हैं वो हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थी को भ्रमित करना। अब आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करके आप उसको और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं छात्रों को, ना कि मदद कर रहे हैं। तो भ्रमित करना ये निगेटिव सेंस में, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं, तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? किसी भी समस्या का प्रोसीजरल जो कॉन्सेप्ट होता है वो जानना बच्चों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे केवल सीख रट करके उसको परीक्षा में जाकर के लिख देंगे। वो प्रक्रिया अगर बच्चे समझ जाएंगे तो भविष्य में इस प्रकार की गलती दोहराने की संभावना कम रहेगी। अगर डायरेक्टली आपने उसको उत्तर बता दिया तो वो कॉन्सेप्ट तो समझा नहीं, वो सिर्फ उत्तर जान गया और उत्तर को उसी प्रकार से रट लेगा और परीक्षा में जाकर के लिख देगा, उसका कुछ भी अर्थपूर्ण अधिगम नहीं हुआ। ठीक है, तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, जानकारी को योजित खंडों में विभाजित करना, यानी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस चंक्स में बांटने की बात की जा रही है, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। वियोजित की बात की जा रही है, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो जब जाहिर सी बात है, जब अलग अलग एक दूसरे से विखंडित इंफॉर्मेशन को बच्चों को दिया जाएगा तो और ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये उनकी मदद नहीं हो रही है, बल्कि और उनको परेशान किया जा रहा है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, देखिए, ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करें। अब मान लीजिए किसी प्रश्न को सॉल्व करना है तो बच्चे के माइंड में पहले से स्कीमा बना हुआ है प्रत्येक चीज़ का, तो प्रत्येक चीज़ का स्कीमा बना हुआ है, बच्चा बस उसको क्लिक नहीं कर पा रहा है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। अब एज ए टीचर आप उनको थोड़ा सा हिंट दे दें कि हाँ इस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्व हो सकता है, यानी कि माइंड में जो उनके स्कीमा बना था, जो एक प्रोसीजरल स्कीमा बना था, उस स्कीमा को आपने क्या कर दिया, हिंट दे करके एक्टिव कर दिया। तो उसके बाद से वो उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि जब हनुमान जी को लंका समुद्र को पार करके जाना था तो वो अपनी शक्तियां भूल चुके थे, लेकिन जब उनकी शक्तियों को याद दिलाया गया, वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। यानी कि बच्चे के माइंड में सब कुछ है, बस आपको जो उनका स्कीमा था उसको सक्रिय करने की आवश्यकता थी एज ए टीचर। इस तरीके से आप बच्चों की मदद कर सकते हैं समस्या समाधान करने में। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया और एक तर्क दिया गया, दोनों को पढ़ करके कौन सा विकल्प सही है वो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांति यानी कि मिसकॉन्सेप्शन और वैकल्पिक अवधारणा यानी कि अल्टरनेट कॉन्सेप्ट जो है को साझा करने का अवसर देना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? अब मान लीजिए बच्चे को किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के मिसकॉन्सेप्शन है, तो जब वो कक्षा में डिस्कस करेगा तभी तो उसका मिसकॉन्सेप्शन दूर होगा, यानी जो भी उसके मन में भ्रांति है वो दूर हो पाएगी। और साथ ही साथ जब वैकल्पिक अवधारणा को शेयर करने का मौका दिया जाएगा, एज ए छात्रों को कक्षा में बोलने का मौका दिया जाएगा, तो इससे होगा क्या कि अन्य बच्चों को भी क्रिटिकल थिंकिंग इससे आएगी कि इस प्रॉब्लम का इस अल्टरनेट तरीके से, दूसरे तरीके से किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि प्रत्येक बच्चा जब अपना मौलिक विचार व्यक्त कर रहा होगा तो सोचिए कितना क्रिएटिव क्लास होगा, जिसमें प्रत्येक बच्चा अपना अलग तरीके से प्रश्न को सॉल्व करने की विधि बता रहा है। तो यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, तर्क भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। तो यह विकल्प निगेटिव है। कैसे? अब मान लीजिए
2+3 करना है, तो कोई अभ्यर्थी इसको उंगली पर पहले 2 उंगली गिनेगा प्लस 3 उंगली गिन करके 5 उत्तर देगा। और दूसरा कोई अभ्यर्थी, मान लीजिए उसके पास 5 पेंसिल है, तो एक जगह 2 पेंसिल रखा और दूसरी जगह 3 पेंसिल रखा, और इस 2 पेंसिल को उठा करके यहाँ पर 3 पेंसिल के साथ रख दिया, तो अब इसको गिन करके वो टोटल आंसर 5 बता रहा है। तो दोनों एक ही उत्तर बता रहा है, लेकिन अल्टरनेट है, एक दूसरे का वैकल्पिक अवधारणा है जोड़ को बताने का। तो जब इस तरीके से बच्चे अलग अलग कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखते हैं और जब आप कक्षा में बोलने का मौका देंगे, तो जाहिर सी बात है वो और ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, बच्चों के सीखने में उनकी मदद करेगा अन्य बच्चों के, और साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग और सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी जैसी चीज़ें बच्चों में डेवलप कराई जा सकती है इन सभी गतिविधियों के माध्यम से। तो ये कहना कि ये आधारहीन होता है, ये विकल्प निगेटिव है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी कि ए सही है और आर गलत है। चलिए विकल्पों में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है ए सही है और आर गलत है, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम असहायता या फिर लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि अधिगम असहायता किसे कहते हैं, यानी बच्चे के मन में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया है कि अब मैं सीख नहीं पाऊंगा और कोई मुझे सिखा भी नहीं सकता है, ठीक है, तो इसे हम लोग अधिगम असहायता कहते हैं। तो ये विद्यार्थी यह मानता है कि मतलब उसको कब इस प्रकार का फीलिंग आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि क्षमता में सुधार हो सकता है और उनका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। देखिए, जब बच्चे को अगर ऐसा लगे कि क्षमता में सुधार हो सकता है, तब वो असहायता कहाँ हुआ, तब तो वो बच्चा पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के चल रहा है, वो चीज़ों को सीख पाएगा। तो ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में था, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया क्योंकि असहायता की बात की गई है, ठीक है। दूसरा दिया गया है, प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। देखिए, जब भी बच्चा प्रयास करेगा तो जाहिर सी बात है कितना भी कठिन कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, बच्चा उसको सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रयास के माध्यम से बच्चे में कुछ ना कुछ व्यवहार में परिवर्तन होगा, और प्रयास के माध्यम से जो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे ही तो हम लोग अधिगम बोलते हैं। तो अधिगम ही तो बच्चे को कराना है। तो जब बच्चे प्रयास करेंगे तो उसमें उसको एक तरीके से सीखने में मदद मिलेगी। तो ये विकल्प पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रित हैं, तो ये भी विकल्प पॉजिटिव है। कैसे नियंत्रित है? जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो रहा है, तो और अगली बार जब पढ़ाई करके अच्छे से प्रयास करके परीक्षा में सफल होगा, तो जाहिर सी बात है वो पास हो जाएगा। यानी कि ये बच्चे के खुद के कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, कि अगर वो मेहनत करेगा, प्रयास करेगा, तो वो सफल होगा ही होगा। ये कंफर्म है कि जो भी मेहनत करता है वो सफल होता है। तो ये कंट्रोल में है किसी के, ये अनियंत्रित नहीं होती है, नियंत्रित होती है। तो ये भी विकल्प पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। तो अभी जस्ट इसके पहले वाले विकल्प में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वो नियंत्रित कंफर्म होता ही है, तो यानी अनियंत्रित नहीं होगा, यानी बच्चों के कंट्रोल में है कि बच्चे अगर प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। तो अनियंत्रित नहीं होता है बल्कि कंट्रोल में होता है, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है। और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इस वजह से विकल्प नंबर 4 यहां पर एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? इंटरनल मोटिवेशन की बात की जा रही है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। अब यहां पर अध्ययन खुद से नहीं किया जा रहा है, उसकी लालच है कि प्रतियोगिता जीतने के लिए वो अध्ययन कर रहा है, सीख रहा है, अधिगम कर रहा है। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा, क्योंकि प्रतियोगिता जीतना है उसे, ठीक है। तीसरा देखिए, शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन। अब यहाँ पर प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है, यानी कि प्रशंसा जो है, जो प्रेज है, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा इंटरनल मोटिवेशन नहीं है बल्कि एक्सटर्नल है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन। अब बच्चा डरा हुआ है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी माता पिता के द्वारा, तो उस दंड से बचने के लिए वो अध्ययन कर रहा है, यानी कि ये भी एक्सटर्नल है ना कि इंटरनल है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। अब बार बार मैं आपसे पहले के प्रश्नों में भी बात कर रहा था कि जब बच्चा किसी भी कार्य में रुचि लेता है तो उसकी वजह से उसके अंदर इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो अधिगम करने में सक्षम हो पाता है। क्योंकि जितना आप रुचि लेंगे, तत्परता के सिद्धांत के अनुसार जितना आप तत्पर रहेंगे, जितना रुचि लेंगे, उतना ही आपका अधिगम अर्थपूर्ण होता है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी
सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।